जय हिंद एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ कर देना। बट कंटिन्यू करते हैं। हमने 4th टॉपिक पे छोड़ा था, तो हम 5th टॉपिक से ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एंड ये सब बाद में बात डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, क्यों छोड़ दिया एकदम से। कभी समय मिलेगा तो जरूर डिस्कस करेंगे, बट अभी हम अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमने 4th टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम द 5th टॉपिक, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई गई बीड्स के बारे में जानेंगे, यानी उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती थी। आप देख सकते हैं बीड्स, ये बीड्स हैं, ओके। एंड हमें पोट्री भी मिली है वहाँ से, तो हम इस सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, और ध्यान से पढ़ेंगे। किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं हम तो, या पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे लिए एक तरह का एविडेंस होती है। बिकॉज हमें भी तो पता लगना चाहिए ना कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो किस तरह के कारीगर थे, उनकी जो क्राफ्ट प्रोडक्शन थी कैसी थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब हम बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन की, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर हमें शानोदरो एक ऐसी साइट मिलती है जो कि बहुत छोटी है, 7 हेक्टेयर से भी कम के उसमें फैली हुई है, जगह में फैली हुई है। अब आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाएगा कि मोहनजोदारो कितने हेक्टेयर में फैली हुई थी, तो आप आंसर करेंगे 125 हेक्टेयर्स। क्राफ्ट प्रोडक्शन शनोदरो में सबसे ज़्यादा होती थी। हमें यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं बीड मेकिंग के, शेल कटिंग के, मेटल वर्किंग के एंड वेट मेकिंग के। तो हमें ये सब मिलता है, मतलब प्रूफ मिलता है हमें। एंड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स जो थे वो यूज्ड होते थे, अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ करी जाती थी बीड्स बनाने के लिए। अब आप सोचते होंगे कि बीड्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करी जाती होंगी उस वक्त समय, राइट। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज के समय जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो ज्वेलरी में हमें बहुत सारे एग्जांपल सेट मिल जाते हैं कि हाँ भाई, डायमंड की ज्वेलरी होगी, गोल्ड की ज्वेलरी होगी, ब्रॉन्ज की ज्वेलरी होगी, सिल्वर की ज्वेलरी होगी, एंड देयर आर मैनी मोर ऑप्शंस एंड मैनी मोर ज्वेलरी ऑप्शंस, जिसमें हमें ये पता लग जाता है कि हाँ भाई, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड हमें ये भी पता लग जाता है कि ये ज्वेलरी जो है किस चीज़ की बनी हुई है। ऐसे ही पुराने समय में ज्वेलरी को हटाकर अगर हम बीड्स का एग्जांपल सेट करें तो हमें देखने को मिलता है उसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करते थे, विच मतलब उनमें से मैं आपको बता देता हूँ, उनमें से जो इम्पोर्टेंट थे, जैस्पर था, क्रिस्टल था, क्वार्ट्ज था और स्टीयरटाइट था। स्टीयरटाइट जो था इनमें से सबसे ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसे हम, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कंसीडर करा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था और प्रीशियस भी था, इतनी आसानी से मिलता भी नहीं था, और ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट था सभी स्टोन्स में से। ऐसा नहीं है कि हमें गोल्ड और सिल्वर के, ब्रॉन्ज के, इन सब की नहीं मिलती। सिल्वर तो खैर मेरे को नहीं लगता मिली होंगी सिल्वर की, बिकॉज हमें सिल्वर का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। बट कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड के हमें कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं बीड्स के, हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। फाइंस, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, फाइंस का मतलब होता है कुछ है, कोई ऐसी मिट्टी से, मतलब यहाँ पे हमने पिछली क्लास में तो डिस्कस करा है यार, कहाँ गया वो, ये रहा फाइन स्पॉट। फाइंस एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम ग्राउंड सैंड का यूज़ करते हैं और उसे मिक्स कर सकते हैं गम्स के साथ, सिलिका के साथ, और उसे फिर गर्म कर देते हैं। ये एक सॉलिड का रूप ले लेती है थोड़े टाइम बाद, जब हम ऐसे प्रोसेस से इन सब मटेरियल्स को एक ऐसे प्रोसेस से गुजारते हैं जब ये सॉलिड बन जाते हैं। मतलब एक तरह से एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करा जा रहा है स्पेशली कि उन्हें सॉलिड बनाने के लिए इन सब चीज़ों को मिक्स करा और एक ऐसा प्रोसेस में डाला गया कि ये सॉलिड बन जाए, ओके। तो ऐसा ही फाइनेंस में भी होता है, जैसे मैंने बता दिया आपको।
टेराकोटा, बर्न क्ले, इन सब के हमें बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं बीड्स के, ठीक है। ज़्यादा डिस्कशन में, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, इतनी डीप में पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। और शेप्स कौन कौन सी यार, शेप सिंपल होती हैं बीड्स की। आप जैसे आज ज्वेलरी की शेप देखते होंगे, कौन कौन सी शेप मिल जाती होंगी, अलग अलग तरीके से शेप मिल जाती होंगी, है ना। कोई सर्कल में मिल रही है ज्वेलरी, कोई किसी और में मिल रही है, कोई स्क्वायर में मिल रही है। वैसे ही पुराने समय में भी ऐसे ही शेप्स की बीड्स होती थी। सिलेंड्रिकल शेप की होगी, बैरल शेप की होगी, सेगमेंटेड शेप, सेगमेंटेड वो होता है ना, सेगमेंटेड। बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि सेगमेंटेड क्या होता है। अभी पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और डिस्क शेप्ड, आपने सीडी देखी है, सीडी रोम, जो कंप्यूटर में डालने के लिए इस्तेमाल होती है या पीसी में डालने के लिए इस्तेमाल होती है ना। उस आकार की भी हमें कुछ ऐसी बीड्स मिली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बात करी जाए पोट्री की, पोट्री भी मिली हमें वहां से। ये देखो, आज के टाइम पे नेशनल म्यूजियम में है ये, दिल्ली के, याद रखिएगा। और ये लोथाल से ली गई थी। ये कहाँ है, एक बार पढ़ लेते हैं। सम ऑफ दीज कैन बी सीन इन दी नेशनल म्यूजियम दिल्ली और इन दी, ओके, ये लोथाल में भी है और ये दिल्ली में भी है। दिल्ली की म्यूजियम में और लोथल के म्यूजियम में। लोथल कहाँ पे है आपको पता होगा, गुजरात। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट है IVC की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसमें से अगर आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, MCQs भी आ सकता है कि हमें डॉकयार्ड कहाँ मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सो लोथल विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो अगर बात करी जाए बीड्स की, तो बीड्स बनाई कैसे जाती थी यार। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बीड्स, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो उसके बारे में ये जरूर जानते हैं कि हाँ भाई, इस चीज़ को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करा जाता था, इसे कैसे शेप दी जाती थी, कोई मशीन्स भी थी क्या। हाँ, ड्रिल्स थी, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स। इनको पर्टिकुलर शेप में लाने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स का इस्तेमाल होता था, जो कि स्पेशल इसी काम के लिए रखी जाती थी। और वो सब का हमें कहाँ उसके एविडेंस मिलते हैं, छनुदरों में मिल जाता है, लोथल में मिल जाता है और धोलावीरा में भी मिल जाता है। लोथल के पास ही एक छोटी सी साइट है, गुजरात के अंदर ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे धोलावीरा तो लोथल के आसपास गुजरात के अंदर आपको मिल जाएगा। नागेश्वर और बालाकोट जो है, इसमें लिखा हुआ है इफ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट, ये दो ऐसी साइट्स हैं जो आपस में पास भी हैं और यहाँ पे आपको बीड्स के भी एग्जाम्पल मिलते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप ये जो जगहें हैं ये समंदर के किनारे हैं। समंदर के किनारे होने से इनका बेनिफिट हमें ये मिलता था, मतलब मुझे तो क्या ही मिलेगा बेनिफिट, उनको मिलता था जो उस जमाने में रहते थे, ठीक है। उनको बेनिफिट क्या था, हमारे एंसेस्टर्स को समंदर से क्या बेनिफिट मिल रहा था। ये जो साइट थी इतनी पास थी समुंदर के, उनको इससे बेनिफिट क्या मिल रहा था। ये स्पेशलाइज सेंटर क्यों थे शेल ऑब्जेक्ट के, वो इसीलिए थे क्योंकि भाई समुंदर में से शेल ऑब्जेक्ट हमें आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको पता होगा कि हमें शेल्स जो हैं, शेल, ठीक है, वो समुंदर के किनारे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? पानी के कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उन शेल्स में रहते हैं, उन शेल्स को बनाते हैं और एक टाइम आता है जब उन शेल्स को छोड़ के वो चले जाते हैं और वो शेल्स खाली हो जाते हैं, तो इन शेल्स का वो यूज करते थे बीड मेकिंग में। और ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है क्योंकि उस समय पे इन सब चीजों का ध्यान होना बहुत ही ज्यादा अनोखी बात थी। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सिमिलरली इट इज लाइकली दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पे सिंपल सी बात कही गई है, फिनिश्ड प्रोडक्ट तो आप जानते ही होंगे। मान लो एग्जांपल के लिए एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, वो अलग अलग मटेरियल कहीं ना कहीं से लाती है, बिस्कुट बनाती है और आखिरी में उसे पैक करके मार्केट में बेच देती है। तो मतलब जो आखिरी पैकिंग हुई है बिस्कुट की और दुकान पे जाके जब वो बेचा गया है तो वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, पैक्ड प्रोडक्ट है। वैसे ही बीड्स भी एक तरह का पैक्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट होते थे। जब वो अच्छे से बन जाते थे, उनके अंदर धागे धूगे डालकर, शेल्स को लटका कर, पता नहीं जो भी वो मालाएं सी बनाते थे, मेरे को तो इतना ध्यान नहीं है क्योंकि मैं तो मालाएं पहनता नहीं हूं ना, ठीक है। तो सिंपल है यार, देखो फिनिश्ड प्रोडक्ट कहाँ बेचे जाते थे? ऑब्वियसली जहां पे पॉपुलर होंगे वहीं तो बेचे जाएंगे। समुद्रों में
जहां बनाए जाते थे वहीं बेचे जाते थे। लोथल में जहां पे स्पेशलाइज्ड, मेरी प्रोनाउंसिएशन को मारो गोली तुम, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स जहां पे पाई गई है वहां पर भी पाई जाती थी, जैसे लोथल। और भी कहीं जो फेमस फेमस साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा और मोहनजोदारो। अब तुम खुद सोचो, उस समय में बाहर के लोग मोहनजोदारो सैर पे भी आते होंगे ना, मतलब घूमने वगैरह, कि हाँ भाई देख के आते हैं, और भी तो सिविलाइजेशन है। जैसे आप लोग आजकल ट्रिप पे जाते हो तो उस समय क्या लोगों का मन नहीं करता होगा इधर उधर जाने का, तो उस वक्त जब लोग जाते होंगे तो उन्हें भी दिखता होगा कि यहाँ पे शेल्स बिक रहे हैं, देखो इतने सारे शेल्स हैं। तो वहां से भी हमें एविडेंस मिलता है कि हाँ भाई सेल की प्रोडक्शन यहाँ पे भी होती थी, और यहाँ पे ये सब चीजें फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पर बेचे जाते थे। आगे बात करते हैं आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, देखो जब भी हम बात करते हैं किसी भी सेंटर ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब क्या, जहां पे प्रोडक्शन हो रही है भाई वही तो सेंटर है ना। सिंपल सी बात है, जहां पे लोहे को आकार दिया जा रहा है जिस इंडस्ट्री में, वही तो सेंटर होगा। जहां पे ये सब चीजें कारनामे हो रहे हैं, लोहे से अलग अलग चीजें बनाई जा रही हैं, या फिर कोई ऐसी चीज बनाई जा रही है जो बहुत ही डिफरेंट है, तो वो उस चीज का सेंटर होगा, है ना। सिंपल है। इतने तो बड़े आप हो ही कि इन सब छोटी छोटी बातों को समझ पाओ। अगर आप इन सब बातों को भी समझ नहीं पा रहे तो फिर आपको 11वीं में दोबारा जाने की जरूरत है। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं किसी भी सेंटर ऑफ प्रोडक्शन की, तो हमें कुछ ऐसी बातें याद रखनी होंगी जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ भाई यही है सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये है सेंटर ऑफ प्रोडक्शन यार? वहां के वेस्ट मटेरियल से। वहां के वेस्ट मटेरियल से हमें ये कैसे पता लगेगा? मान लो कहीं पे लोहे का काम हो रहा है, ये बात बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि जब लोहे का काम हो रहा है तो बचे कुचे टुकड़े भी वहां पे लोहे के होंगे, है ना। ये बात तो फैक्चुअल है, फैक्ट पे बेस्ड है। तो वहां से हम पता लगा सकते हैं, हाँ यहां पर लोहे के टुकड़े मिले हैं, यानी यहां पर कभी ना कभी तो लोहे का काम हुआ होगा। इट मीन्स दैट कि पास्ट में ये जगह ऐसी रही होगी जहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता होगा। अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, कोई काम कर रहा था, उसने काम रोक दिया, तो आधा अधूरा काम जो हो गया है, जो बच गया है काम, वो अलग से टूल्स, जो अलग से ऑब्जेक्ट जो रह गए हैं, अनफिनिश्ड वर्क जो रह गया है, वो भी ये दर्शाता है कि हाँ यहाँ कभी सेंटर ऑफ प्रोडक्शन था, मतलब यहाँ पे कभी प्रोडक्शन हुआ करती थी, है ना। ये सब चीजें हमें दर्शाती हैं, और ये सब चीजें फैक्चुअल बेस्ड हैं, इनको हमें रटने की जरूरत नहीं है। इनको अगर हम एक बार पढ़ भी लेंगे तो ये फैक्ट्स हैं, हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। क्या है इसमें इतना बड़ा चढ़ा? क्या है? कुछ भी नहीं है। वेस्ट मटेरियल पाया जाता है, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन होगा। क्यों भाई? सामान पाया गया है, ऑब्वियसली आप लोग लिंक कर सकते हैं, इतना तो दिमाग सब में होता है। एंड अनफिनिश्ड वर्क है भाई, अनफिनिश्ड वर्क है, बचे कुछ पीसेस जो होंगे वो ये दर्शा देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे पहले काम होता होगा इस कुछ। अगर मटके का दुकान था पुराने समय में कहीं पे, वहां पे टूटे फूटे मटके मिले हैं, तो हमारे मन में एक बार तो आएगा कि यहाँ पे मटकों का काम होता होगा, जब भी तो टूटे फूटे मटके मिले हैं, जब भी तो इतने सारे मटके मिले हैं, तो ये सेंटर होगा मटकों का प्रोडक्शन का, मटकों की प्रोडक्शन का सेंटर होगा, इसलिए तो मिले हैं यहाँ पे। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, इससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं और क्या तरीका हो सकता है किसी भी सेंटर को आइडेंटिफाई करने का, मैं बता देता हूं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम मिन्स नील, जो भी लिखा है यार ये मिन्सकुलिल, क्या है यार ये मेरे से भी नहीं पढ़ा जा रहा, आगे आना पड़ेगा मुझे। मिनस्कूल बिट्स। अब ये मिनस्कूल बिट्स क्या है? देखो, जब हम कोई भी कारीगर लोहे का काम करता है तो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स बच जाते हैं जो कि वेस्ट कहलाए जाते हैं। अब उन छोटे छोटे टुकड़ों का वो आदमी, वो कारीगर, वो क्या करेगा? इनका क्या करेगा? इन छोटे से टुकड़ों को इकट्ठा करके कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना देगा जिसका आगे जाके काम आ जाए, है ना।
एक बहुत बड़ा लोहा है, उस लोहे को तोड़ तोड़ कर छोटा कर दिया, और एक समय आया एक लोहे का पीस बच गया है और उस लोहे के पीस का अब कोई काम नहीं है, तो कोई ना कोई आकार देकर उस छोटे से लोहे को टुकड़े को कहीं ना कहीं काम में ले लिया जाएगा। ये भी हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये दर्शाती हैं कि हाँ वो सेंटर जो है वो पहले प्रोडक्शन का केंद्र रहा होगा, मतलब यानी कि सिंपल बात, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन रहा होगा। ठीक है, लार्ज सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये भी पहले सेंटर ऑफ प्रोडक्शन रही थी। आपको तो पता ही होगा क्योंकि यहाँ पे तो सबसे ज्यादा काम किया जाता था उस समय, सारे कारीगर यहीं पे ही आते थे अपना सामान बेचने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। अब यहाँ पे आता है, ये हड़प्पा वाले सारा सामान खुद तो बनाते नहीं होंगे, तो कहीं ना खुद से जोड़ जाड़ कर हो जाता होगा, पर बाहर से भी तो कुछ ना कुछ सामान आता होगा। आज इंडिया फॉरेन से इतना सारा सप्लाई लेता है, डिमांड भी नहीं होती तब भी सप्लाई आती है ना। तो आपको बता दूं, ऐसे ही आईवीसी में भी था, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था, यहाँ के लोग बाहर भी ट्रेड करते थे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बाहर के लोग ट्रेड करते थे। अब ट्रेड कैसे करते थे, मोड ऑफ ट्रेडिंग क्या था, मोड ऑफ ट्रेडिंग क्या था आज के समय में, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे ये बताइए, आज के समय में मोड ऑफ ट्रेडिंग क्या है। उस समय में मोड ऑफ ट्रेडिंग क्या था, ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, रोड्स थे, रोड्स तो थे, वाटर ट्रांसपोर्ट था बस, और क्या था, और कुछ भी नहीं था। रिवर लाइन रूट्स वो फॉलो कर लेते थे बस। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ऐसी बहुत बड़ी नदी मिलती है, इंडस ही मिलती है, जो कि पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है आज के समय, है ना। उस समय पाकिस्तान पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन से भर रखा था। तो यू कैन इमेजिन दैट अरेबियन सी से लोग इंडस रिवर से उसका सहारा लेकर कैसे ट्रेडिंग करते होंगे। रोड ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल देता हूं, बुलक कार्ट्स का यूज करा जाता था। सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ दैट कैन बी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। लोग उस जमाने में भी बुलक कार्ट का यूज करते थे सामान को इधर ले जाने के लिए, ग्रुप्स में चलते थे लोग। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बाहर से सामान आता था, स्टोन, टिम्बर, मेटल, ये सारी चीजें बाहर से भी ली जाती थी, और कुछ ऐसी चीजें होती थी जो खुद हम प्रोक्योर कर सकते थे अपने आसपास के इलाकों से, वो भी ले ली जाती थी। अब हमें फिर पता चलता है कि ऐसे कौन से मटेरियल थे जो हमारे बाहर से आ रहे थे, सब कॉन्टिनेंट से आ रहे थे। सब कॉन्टिनेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट के तौर पे इसलिए जाना जाता है क्योंकि इंडिया के आसपास जो एनवायरनमेंट है, ये पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, ये भूटान, बांग्लादेश, इन सबको इंडिया का पहले पार्ट माना जाता था। एक अखंड भारत कहते हैं ना, वही माना जाता था। ठीक है, तो इसलिए सब कॉन्टिनेंट कह दिए इसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी चीजें थी, सिंपल डिस्कस करो। प्रीशियस स्टोन्स आते थे, जैसे शोरटुगई अफगानिस्तान में एक शोरटुगई कह लो, ठीक है। लापिस लजुली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लू स्टोन आता था वहां से। लोथल से क्या आता था, लोथल से कार्नेलियन आता था, एक रेड स्टोन था, सॉफ्ट स्टोन था, जो गुजरात के बरोच से आता था। लोथल से भी आता था, गुजरात के बरोच से भी आता था। स्टियाटाइट, जो कि मैंने आपको बताया सोफेस्ट, ये कर रहा हूं मैं, तो दिमाग में वर्ड आ नहीं रहा, सांप की आवाज निकाले जा रहा हूं। स्टियाटाइट जो है वो राजस्थान के साउथ में से और गुजरात के नॉर्थ में से आता था। फैक्चुअल है, आपको याद करना पड़ेगा। रट्टा ना मारो, रट्टा कभी मत मारना, भूल जाओगे। जितनी बार बुक को पढ़ोगे उतनी बार आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के खेतरी में से हमें कॉपर के कुछ साक्ष्य मिले और यहाँ से कॉपर आने लगा। कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब
तुम खुद सोचो, आज के समय पे गोल्ड इंडिया में सबसे कहाँ ज्यादा पाया जाता है? साउथ में। साउथ इंडिया से पुराने समय में भी गोल्ड आता था और आज के समय में भी गोल्ड आता है। लोकल कम्युनिटीज आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर कर आपस में ट्रेडिंग कर लेती थी, ठीक है। हमें एक एग्जाम्पल सेट होता है और एक एग्जाम्पल भी मिलता है कि खेतरी के एरिया में हमें कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि एक डिफरेंट कल्चर मिलता है हमें, डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, बिल्कुल डिफरेंट है ये। किससे? हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। नॉन हड़प्पन पोइट्री हमें मिलती है यहाँ पे। पोइट्री जानते हो? पोइट्री मिलती है हमें। पोइट्री कह रहा हूँ, कविता वाली पोइट्री नहीं कह रहा मैं, पोइट्री तुम जानते होंगे, नहीं जानते जाओ पहली कक्षा में, फिर वहाँ तो हम बताएंगे अच्छे से। एंड अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। गणेश्वर जोधपुरा कल्चर हमें खेतरी के इलाके में एक ऐसा इलाका मिलता है जहाँ पे हमें नॉन हड़प्पन पोइट्री मिलती है, अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। आई थिंक ये अंडरस्टूड होगा, सिंपल है। इट इज पॉसिबल दैट इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पन्स। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा के सभ्यता के लोगों को कॉपर देते होंगे। अब देखो, ये हमने बात करी इनसाइड दी सब कॉन्टिनेंट। नाउ चलो बाहर के इलाकों में थोड़ा कदम रखा जाए। चलिए, ये काला सा मटका दिख रहा होगा आपको, ये काला सा मटका मिला है हमें ओमन से और ये बनाया गया है हड़प्पा में। दिख रही है भाषा, दिख रही है भाषा, है ना, हड़प्पा वालों की भाषा, याद रखना, हड़प्पा वालों की भाषा है। ऐसी भाषा लिखी, पता नहीं कहाँ से लेके आए कि किसी से आज तक ट्रांसलेट ही नहीं हुई। टॉपिक खत्म करते हैं। अरे बस छोटा सा टॉपिक रह गया। चलो, ओमन से हमें कॉपर मिलता है, साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, यहां से भी हमें कॉपर मिलता है। अभी तक कितनी जगहें बताई मैंने। खेतरी से कॉपर आ गया, ठीक है। अब फिर ओमन से भी कॉपर आ रहा है और साउथ ईस्ट जो हमारे अरेबियन पेनिनसुला में है वहां से भी कॉपर आ रहा है, ठीक है। हमें ओमानी कॉपर के कुछ वो मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं और हमें ट्रेसेस ऑफ निकल भी मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में हमें ट्रेसेस ऑफ निकल मिलते हैं और ओमानी कॉपर के भी एविडेंसेस मिलते हैं हड़प्पा वालों के यहाँ, जो हमें ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ओमन और हड़प्पा के रिलेशंस थे। हमें ये दिखाया जाता है कि हाँ भाई, ट्रेसेस ऑफ निकल और ओमानी कॉपर आपस में मेल खा रहे हैं भाई, इनका कॉमन ओरिजिन है, ठीक है। एक लार्ज जार जो मैंने आपको अभी बता दिया है, जो आपके साइड में दिख रहा है, उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता चलना चाहिए परकोलेशन ऑफ लिक्विड्स क्या होता है। मान लीजिए जब मटका या फिर कोई भी घड़ा बनाया जाता है तो उसको वो चूने लग जाता है, मतलब उसमें लीकेज होने लग जाती है पानी की। पर क्या होता है कि उसको इतना मोटा, इतनी थिक लेयर लगा दी जाती है, कोट कर दिया जाता है उसे, कि उसमें से लिक्विड की लीकेज बंद हो जाती है। वही लिखा गया है यहाँ पे कि परकोलेशन ऑफ लिक्विड, यानी लीकेज ऑफ लिक्विड को रोकने के लिए थिक कोटिंग करी हुई है इसमें, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, भटका रहे हैं तुम्हें और कुछ नहीं। बट इट इज़ पॉसिबल दैट हड़प्पन एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ वेसल्स फॉर ओमानी कॉपर। हड़प्पन लोग ऐसी ऐसी चीज़ें आपस में एक्सचेंज कर लेते थे ओमानी कॉपर के बदले। और मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में 3rd मिलेनियम BC में हमें ये वो मिलता है, क्या मिलता है, एविडेंस मिलता है कि कॉपर जो था वो मगन से आता था। और ये मगन क्या है? ये मगन ओमानी है भाई, ये मगन ओमानी है, ठीक है। इतना सारा कॉपर आता था, बहुत सारा कॉपर आता था। मेसोपोटामिया की साइड में भी हमें ट्रेसेस मिले हैं कि भाई
कॉपर ही कॉपर आता था, निकल भी आता था। और हड़प्पन ये सब करते क्या थे, इन सब के बदले देते क्या थे? मेसोपोटामियन टेक्स्ट हमें ये बताते हैं कि दिलमुन नाम की एक जगह थी जिसको आज के समय पे बहरेन के नाम से जाना जाता है। और बोलते हैं कि, कौन बोलता है? मेसोपोटामियन टेक्स्ट बोलते हैं मेलुहा। किसको बोला गया है? हड़प्पा रीजन को। जिसका मतलब क्या है? मेलुहा का मतलब है मे योर बर्ड बी दी हाजा बर्ड। इसका मतलब मेरे को भी नहीं पता, सर्च करो गूगल पर जाकर। मजाक कर रहा हूँ। मेसोपोटामिया में हमें ट्रेसेस ऑफ निकल मिलते हैं, ठीक है। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कंटेक्ट्स इंक्लूड हड़प्पन सील, वेट, डाइस, बीड्स, ये सब हमें वहाँ पे भी मिले हैं, ठीक है। जो कि हमें एक ये दिखाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन का आपस में कंटेक्ट होता था। दिलमुन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इन सब के बदले वो एक्सचेंज में क्या करते थे? प्रोडक्ट्स आपस में एक्सचेंज करा करते थे। क्या होते थे वो? कार्लेनियन होता था, लापिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड, वैरायटी ऑफ वुड, ये सब हड़प्पा की तरफ से जाता था। और वहाँ से निकल और जो भी चीज़ें हैं, कॉपर वगैरह, यहाँ पे आती थी। और डिड इट गेट दिस नेम फ्रॉम इट्स कॉल्ड, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक में इट, ऐसा माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि ये जो हाजा बर्ड है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन को कहा गया है। मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक कि ये हाजा बर्ड जो है ये पीकॉक है। और डिड इट गेट दिस नेम फ्रॉम इट्स कॉल, पता नहीं। अलग अलग लोग अलग अलग क्वेश्चन करते हैं यार, हर एक के अलग अलग क्वेश्चन है। अब तुम जब इस वर्ड को सुनोगे तुम्हारे अंदर भी अलग अलग क्वेश्चन जाग उठेंगे, ठीक है। देखो ये पर्शियन गल्फ पढ़ लेना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये भी, इनको भी पढ़ लेना। ये बोर्ड का डिपिक्शन देखो। आगे बताया गया है कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो हैं वो ये बताते हैं कि मेलुआ, जो कि एक हजा बर्ड है, हजा बर्ड, ठीक है, उसको क्या कहा गया है? उसको क्या कहा गया है? लैंड ऑफ सी फेरर्स। एक मार्क्स में पूछ लिया जाएगा भाइयों बहनों, ओके। सी फेरर्स। अब आपको दिखाता हूँ सी फेरर्स क्या होते हैं। आपको दिख गया होगा, सेलर, एक नाविक, मतलब एक ऐसी जगह, कौन सी जगह? जहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो नाव चलाने वाले ही होते थे, मतलब लैंड ऑफ सी फेरर्स, इधर से उधर नाव ले घूमने वाले। हर एक के लिए डिफरेंट मीनिंग हो सकता है एक पर्टिकुलर वर्ड का, एक पर्टिकुलर वर्ड का हर एक के लिए डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। तुम्हारे लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, बात खत्म, ठीक है। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चैप्टर तो कंप्लीट कर ही दूंगा, पर नहीं, मेरे को 2 वीडियो और बनानी होंगी जिसमें मैं 10 और 11 इकट्ठे कंप्लीट करूंगा, एंड 8, 9 और 7। नेक्स्ट वीडियो में हम 7, 8, 9 ये कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, सी यू ऑल लेटर, टेक केयर।